नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इसी बीच शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। रामपुर और आजमगढ़ में मतदान जारी है। रामपुर में घनश्याम लोधी और आसिम रजा में सीधी टक्कर है और वहीं आपको बता दें कि 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं रामपुर में। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में घनश्याम लोधी और आसिम रजा में सीधी टक्कर देखने को मिली है। आजमगढ़ की बात करें तो 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं यहां पर। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर जो मतदान है वो कराया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान है वो जारी है। आजमगढ़ और रामपुर में ये मतदान हो रहा है। तो देखिए, वोट डालकर लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। मतदान जो है वो जारी है। रामपुर में आपको बता दें कि 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं और इन सब के बीच देखिए किस तरह से जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आजमगढ़ की बात करें तो 18 लाख से ज्यादा वोटर्स यहां पर हैं। में चुनाव स्टार्ट हो चुका है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आज इस प्रकार से चुनाव चल रहा है। लोग निकलेंगे घरों से, वोट डालेंगे इंशाल्लाह। हालांकि पुलिस की कोशिश ये है कि पोलिंग परसेंटेज कम हो, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम होंगे। किस प्रकार से बता रहे हैं आप, जो कोशिश जो है वो की जा रही है? सब क्रैकडाउन किया उन्होंने, पार्टी के लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया, जेलों में डाला है। थानों में अभी बैठे हैं, रात से बैठे हैं लोग। तो एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ घनश्याम सिंह लोधी हैं, तो क्या मुकाबला मानना है आप? मुकाबला विचारधारा का है। आजम खान की विचारधारा, एक गांधीवादी विचारधारा, एक तरफ गोडसे की विचारधारा। आप दोनों एक कभी आजम खान के एक करीबी हैं और करीब वो भी रहे। विचारधारा छोड़ के चले गए, वो उनका मैटर है। हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। तो आपने भी मतदान किया? अभी नहीं करेंगे। आजम खान कब आएंगे? अभी टाइम तय नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए कहा कि जो तमाम जो लोग हैं उन्हें प्रशासन कहीं ना कहीं जो वोट है उन्हें धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रशासन पर दबाव का आरोप यहाँ पर जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं आसिम रजा ने लगाया है। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज़, रामपुर। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, वो अपने गांव में इस वक्त वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और इन्होंने अपने मत का प्रयोग भी कर लिया है। बहुत जागरूक हैं आपके गांव के लोग। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे यहां पर जो मतदाता हैं वो लाइन में लगे हुए थे। तो यहां के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। थोड़ा सा इनको धन्यवाद करते हुए आज बताइए कि आपको जो वोट है यहाँ का रामपुर की आवाम का, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर एक किला है, उसको भेदने की कोशिश आपकी पार्टी के द्वारा की गई है। देखिए, पहले तो ये गांव मेरा अपना है और ये गांव के जो लोग हैं मेरे अपने हैं। कोई चचा है, कोई ताऊ है, कोई भतीजा है, सब लोग मेरे अपने, समझे। इनका अपना चुनाव है और अपना नहीं, मेरे पूरे जिले में संबंध ऐसे हैं, व्यक्तिगत संबंध है। सब लोग मिलकर लड़ा रहे हैं चुनाव। हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो, सब अपना समझ के चुनाव लड़ा रहा है। आज की तारीख में उनका अपना चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं। सब लोग, पूरे जनपद रामपुर का चुनाव बन चुका है। आज एक तरफ आजम खान इसलिए क्योंकि वो खुद सीट छोड़कर आए थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। योगी आदित्यनाथ जी से लेकर स्वतंत्र देव जी, BL वर्मा में सभी एक जो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और आपकी टीम के लोग भी लगातार लोगों के बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं का बखान करके वोट मांगा है। तो क्या इस बार योजनाओं की चीज़ों को लेकर के वोट मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं? देखिए, सरकार ने काम किया है तो सरकार को जनता के बीच में ले जाना जरूरी है। अगर मान लो हमारे मंत्री अपने सरकार की योजना बता रहे हैं, उन्होंने काम किया है, तो जनता उसको पता है और पता होना भी चाहिए तो उसका। और जनता सब जानती है कौन सरकार क्या कर सकती है, कौन सरकार क्या नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव है और अभी सबको लग रहा है मोदी जी अभी 2 साल बाकी हैं, उसके बाद दोबारा फिर चुने जाएंगे और 5 साल अभी सरकार भाजपा की है। जो विकास चाहिए तो भाजपा के पक्ष में सबको मतदान अभी रहिए हमारे साथ। तो ये घनश्याम सिंह लोधी हैं जो हमको बता रहे हैं। तो आज रामपुर के 17,05,590 जो वोटर हैं वो इनकी और समाजवादी पार्टी की किस्मत को ईवीएम्स में कैद कर देंगे। आज हम पूरे दिन पल पल की अपडेट आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और
जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और विकास के लिए मतदाताओं से कहा है कि अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो केंद्र में श्री योगी आदित्य मोदी जी की सरकार का विकास, और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का विश्वास, जो कानून के प्रति विश्वास है लोगों का, वो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है। तो विकास एक तरफ और कानून के प्रति विश्वास दूसरी तरफ। और जब विश्वास की हम बात करते हैं तो समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा का माहौल है, समृद्धि का माहौल है और समावेशी विकास का माहौल है। और इस माहौल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। परीक्षा पूरी, जिसे कहते हैं ना, जो लोग एग्जाम में बैठते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, अब एग्जामिनर तो जनता है। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं आजमगढ़ से, और साथ ही अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपुर से। सबसे पहले अरुण, आपके पास आएंगे। रामपुर में वोटिंग हो रही है उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ सियासी समीकरण आपको वहां पर दिख रहे हैं? और साथ ही जरा तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं, तस्वीरें दिखाइए। वोटर्स वहां से निकल रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करिए कि आज क्या कुछ मन में रखकर वोट कर रहे हैं। देखिए, रामपुर में चुनाव स्टार्ट हो चुका है, करीब 9 बज चुके हैं, तो 2 घंटे का समय बीत चुका है। तो तमाम जो वोटर हैं वो अपना वोट डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो आज मतदान करने आए तो उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद है। किन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ पर वोट किया? हमें मुद्दों क्या साहब, ये मतलब कारोबार है, महंगाई है, इसका अंदर मतलब कम होना चाहिए, गरीबी के नहीं। मैं 72 रुपये रोज कमा रहा हूँ इस टाइम, अब 72 रुपये में क्या करूँगा? यहाँ पर आप टक्कर किसकी मान? टक्कर यहाँ पर जो है वो बीजेपी की है। कुछ और भी हैं, आप देख सकते हैं, बुजुर्ग हैं जो व्हील चेयर पर यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं, और जो वोट डाल के आए उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या? मेरा नाम इरफान मियां और पुण्य मियां। आज आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर आपने? भाई हमारे नहीं तो मतलब वोट ये है हिंदुस्तान के अंदर, मतलब कि हमें मतलब अगर डाक करना ही है, वो जो कोई हो वो कहला जाती है। क्या मानना है, लड़ाई किसके बीच है? लड़ाई अब ये तो ऊपर वाला जान हमें जिसको देना था। यहाँ पर आपने इनकी बात सुनी, वोट डाल के आए। कुछ और भी हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम? नूर अली। मतदान कर दिया आपने? किन मुद्दों के साथ? दे दिया था, दे दिया हमने, वोट दिया है। हाँ। तो यहाँ पर आप एक टक्कर किसकी मानते हैं? टक्कर मुकाबला है? मुकाबला किसका नहीं पता चल रहा, मुकाबला नहीं पता चल। आप भी वोट करके आए? जी, क्या नाम है? मेरा नाम शुबेब है। तो आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं साहब, अच्छी सरकार चल रही है और इससे मुद्दे कोई वो नहीं है। चेक इन बिकिन बिजली खत्म हो जाए थोड़ी बहुत, ये परेशानी है, और कुछ सी बात की परेशानी नहीं है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। मुकाबला आप किसके बीच में देख रहे हैं? मुकाबला तो दोनों के बीच में ही है साहब, ये तो आपको पता है, जनता को पता है। आज ऊपर वाला का नाम लिखा है, कौन जीता कौन हारा है, समझे। रामपुर शहर की बात करें, चूंकि हम रामपुर शहर में इस वक्त मौजूद है, तो रामपुर शहर का कोई आपके जो है कोई विषय जो मुद्दा है, जो लोगों की सबसे बड़ी ना कोई सोच समझे नहीं है, सब कुछ हो रही है, न सब कुछ हो रही है, वैसे भी सब कुछ हो रही है बस। यहाँ पर आपने जो वोटर से उनकी राय सुनी है, जो यहाँ पर वो अपने तो तमाम सारे मुद्दे हैं उनके साथ यहाँ पर वोट करने पहुंचे। तस्वीरों आप पीछे देख सकते हैं, जैसे जैसे दिन निकल रहा है तो तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, यहाँ पर अपना मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। लेकिन इनसे जरा समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार कितना विकास रामपुर में ये देख पा रहे हैं, और आज जब वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो जहन में क्या मुद्दे हैं, मन में आज क्या है, क्या उम्मीदें हैं, और फिलहाल ये भी बताइए कि वहां पर सीधी टक्कर कैसी देखी जा रही है, समीकरण क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो उनसे बात की है, तो काफी सारे और लोग भी हैं जो उनसे बात करेंगे, जो वोट डाल के यहाँ पर उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है। जी, वोट कर दिया? जी कर दिया। क्या मुद्दे हैं आप?
विकास यहाँ पर रामपुर में विकास हुआ है? हुआ है। तो जो लड़ाई है वो लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? इस बारे में लड़ाई के बारे में तो इनकी जो बात सुनी कहीं ना कहीं जो चलिए ठीक है विकास अरुण, का आपके मुद्दा पास है आएंगे। नरेंद्र हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ आपको वहां पर दिख रहा है, क्योंकि आज उपचुनाव को लेकर वोट डाले जा रहे हैं और आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौतियां हैं। क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं? जो वोटर्स वहां से निकल रहे हैं उन वोटर्स से भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि जब वो वोट डाल रहे हैं तो उनके मन में आज क्या है। अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदान केंद्रों पर, पोलिंग बूथों पर देखा जा सकता है कि एक बड़ी भीड़ कतारों में लोग निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। अगर आजमगढ़ के समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर समीकरण समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो पिछले चुनाव में अखिलेश यादव मैदान में थे, बसपा का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था। दिनेश लाल यादव चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस बार जो यहाँ पर लड़ाई दिख रही है, त्रिकोणीय लड़ाई का दावा यहाँ पर आजमगढ़ में किया जा रहा है। बसपा भी मजबूती से चुनाव मैदान में है, गुड्डू जमाली बसपा के प्रत्याशी हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि यहाँ के वोटर किस आधार पर वोट करते हैं और किसको पसंद करते हैं, जीत किसकी होती है। हालांकि जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा यहाँ समाजवादी पार्टी की लगी है, अखिलेश यादव की लगी है कि वो अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ पर जिता पाते हैं कि नहीं जिता पाते हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही आपके पीछे, क्योंकि आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, अब भारी संख्या में हम देख रहे हैं जो वोटर्स हैं वो वहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अब क्या मन में है आज वोटर्स के? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे होंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास का दावा कर रही है और तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ के वोटर मतदान कर रहे हैं। अगर बात की जाए मतदान करने की, तभी हमारे पास कोई मतदाता मौजूद नहीं है अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर लाइनों में है, मतदान कर रहे हैं। फिलहाल हम अगर कोई आता है यहाँ पर तो हम कोशिश करेंगे बात करने की कि किस आधार पर और किन मुद्दों के आधार पर आजमगढ़ में वोटिंग हो रही। जी ठीक है, अगर आजमगढ़ के हम मुद्दों को समझना चाहें तो शहरी क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ पर अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो सभी विधायक यहाँ समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर मुद्दे, लोकल जो मुद्दे हैं उसमें डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी युवाओं के सामने एक समस्या है। बाकी जो किसान हैं, किसानों की अपनी समस्या है, बिजली, पानी और उनको रासायनिक खादों जैसी उपलब्धता जैसे मुद्दे रहते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में देखने को मिलता है कि किस तरीके से समीकरण बदलते हैं और जातीय समीकरण हावी हो जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण हावी हो जाते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव एक अलग ही दिशा में देखने को मिलता है, क्योंकि अपने आप में बेहद खास है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, लड़की हैं, ये वोट करके आई हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आप लोग यहाँ पे आजमगढ़ में मतदान कर रहे हैं? सर, हम चाहते हैं जो भी हो अच्छा हो, सब अच्छा हो। कुछ अपने लिए सोची हैं, रोजगार के लिए, और जिस तरीके से किसानों के सामने समस्याएं, ये कुछ? हाँ सर, गरीबों के लिए बहुत सबको सोचना चाहिए। सर अब आगे क्या बोले? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो स्थानीय मुद्दे भी वही हैं जो प्रदेश के मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसको लेकर युवा चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले और भर्तियां निकलें। और तमाम लोग, आइए दादा, वोट कर दिए हैं? हाँ, क्या रहा? खेती किसानी के लिए, पानी, बिजली, कुछ सोच के किए हैं वोट? क्या चाहते हैं, क्या सुविधा मिले? पानी की सुविधा मिले, खाद मिले, और क्या मिले। अच्छा, आप किसान हैं? ठीक है। देखिए, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, वोट करने आए हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं
इनको पानी मिले, खाद मिले, बिजली मिले। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। युवा रोजगार चाहता है, जो किसान हैं वो अपने लिए चाहते हैं खाद बीज पानी मिले, जो बुनकर हैं वो चाहते हैं कि उनको सस्ती दरों पर बिजली मिले। तो सबके अलग अलग मुद्दे हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही क्योंकि जातीय समीकरण को लेकर हम बात कर रहे थे, जातीय समीकरण अपने आप में बेहद अहम है और जिस तरह से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, बड़ी संख्या निरहुआ को उन्होंने हराया था, बीजेपी के उम्मीदवार थे निरहुआ, और लगभग 3 लाख वोट ये कहा जा सकता है उनको मिले थे। 6 लाख वोट मिले थे, 3 लाख वोटों से उन्होंने हराया था। तो जातीय समीकरण आज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, विकास के मुद्दे अपनी जगह पे रह जाते हैं। जब वोटिंग करने लोग निकलते हैं तो बातें तो करते हैं विकास की, बेरोजगारी की, लेकिन जब वोटिंग होने लगती है तो उस समय जातीय आधार पर ही वोटिंग होती है और धार्मिक मामले भी देखे जाते हैं। तो इस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर गणित पलट जाता है। तो इस बार समीकरण कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता उतना आसान नहीं है जितना 2019 में था। बीएसपी से समझौता था सपा का और भारतीय जनता पार्टी सामने थी। तो ऐसे में जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ सपा और बसपा का, उससे एक बड़ी मार्जिन के साथ चुनाव अखिलेश यादव जीते। दूसरा एक बड़ा चेहरा था अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उससे पहले आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव सांसद थे और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अखिलेश यादव भी पूर्व सीएम थे। तो ऐसे में जिस तरीके से वोटरों ने अखिलेश यादव के साथ एकजुटता दिखाई और इस बार जब धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ जो प्रोफाइल छोटी होती है नेताओं की, उसको लेकर के भी क्षेत्र में चर्चा देखने को मिलती है। और जब वोटर मतदान करने जाएंगे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे लिए कौन नेता ज्यादा सही है। और सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि उपचुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इसका असर कहीं पड़ेगा इस चुनाव पर कि नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव में अपने आप के लिए ये कहा जा सकता है बीजेपी के लिए भी चुनौती, और अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। रामपुर से हमारे साथ अरुण बने हुए हैं। अरुण, आप किस से समझना चाहें, अगर हम वहां पर जातीय समीकरण तो क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं, और जो अहम मुद्दे हैं रामपुर के, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, क्या कुछ अहम देखा जा रहा है? मुद्दे कितने लोगों के जहन में है आज? देखिए, रामपुर में चुनाव शुरू हुए लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है। तमाम जो लोग हैं वो घर से निकल रहे हैं पोलिंग बूथों पर और मतदान कर रहे हैं। तो वहीं जब हमने उनसे बात की है तो विकास, सुरक्षा और रोजगार, तमाम तरीके के जो लोगों के अलग अलग मुद्दे यहाँ पर निकल कर सामने आए, जिनको लेकर आज वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुँच रहे हैं। वहीं आजम खान भी लगभग दोपहर के बाद जो ये रजा डिग्री कॉलेज जो ये यहाँ पर बूथ है, यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो अगर समीकरण की बात की जाए तो 55% के करीब यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं और 43% हिंदू, जिसमें से 3% हिंदू और जो सिख और बौद्ध जो मतदाता है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में। अगर हम पूरे रामपुर क्षेत्र की बात करें और आसपास, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थिति बीजेपी के लिए ठीक थी, लेकिन उपचुनाव में आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है या फिर बीजेपी के लिए इस बार? तो देखिए, साफ तौर से यहाँ पर चुनौती जो है वो बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी एक किसी प्रकार की कोई जनसभा नहीं किया, वो चुनावी प्रचार में नहीं उतरे हैं। तो कहे इस बार देखना होगा कि जो समाजवादी पार्टी फिर से एक बार यहाँ पर साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा। आप तस्वीरों पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो सीधी तस्वीरें न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी जगह जगह पर जो बूथ हैं वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ के जो ताकि जो रामपुर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है संपन्न हो सके। चलिए ठीक है, नरेंद्र भी हमारे साथ आजमगढ़ से बने हुए हैं। नरेंद्र, क्योंकि विधानसभा में अगर हम बात करें तो बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जाहिर सी बात है इस उपचुनाव में
बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो तमाम विकास के कार्य हैं, और आप वहां पर बता रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार को लेकर लगातार सरकार कदम उठा रही है, लगातार युवाओं तक ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से रोजगार को लेकर जो सरकार है वो एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उपचुनाव होता है और जिसकी सरकार होती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है और एकजुटता जो बनती है वो सरकार के पक्ष में बनती है। इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर समीकरण को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी टक्कर देती हुई दिख रही है, कहीं से भी समाजवादी पार्टी भी कमजोर नहीं है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो सपा बसपा एक साथ मिलकर लड़े थे, तो ऐसे में जो यहाँ देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं ना कहीं वोट समाजवादी पार्टी के बट भी रहे हैं। जो पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के समय एकजुटता थी वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बसपा से गुड्डू जमाली भी है, तो जो वोट कटेगा वो समाजवादी पार्टी का ही दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से लगातार कह रहे हैं कि दूसरी बार मैं मैदान में हूँ और हमको वोट दीजिए, और पूरी भारतीय जनता पार्टी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई थी और कहीं ना कहीं पीएम मोदी के कार्यों को और सीएम योगी के कार्यों का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया है। कद्दावर नेताओं ने यहाँ पर जनसभाएं की हैं, बैठकें की हैं और लोगों से मिल करके कैंपेन किया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि इसका कितना असर पड़ता है, कि सरकार यहाँ के वोटरों को अपनी तरफ कितना आकर्षित कर पाती है, चाहे वो रोजगार के मुद्दे को लेकर हो, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो। जी ठीक है, और क्योंकि आप त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं, क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा किस पार्टी को हो सकता है, नुकसान किस पार्टी को हो सकता है, और साथ ही जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या महिलाओं की संख्या ज्यादा है और क्या पुरुष मतदाता जो है उनकी संख्या ज्यादा है। अगर महिलाएं कुछ वहां से निकल रही हो तो उनसे बात कर रही है और समझिए कि आखिरकार महिलाओं के मन में क्या है, क्या मुद्दा है जिसको देखकर वो वोट कर रही हैं। बिल्कुल, अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए तो 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, लेकिन महिला वोटर करीब 1 लाख कम है पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन अगर पोलिंग बूथों की बात की जाए तो यहाँ हम आए थे जब शुरुआती दौर में, तो महिलाओं की संख्या भी काफी दिख रही है, यानी कि वोटिंग करने के लिए घरों से जो निकल रही हैं महिलाएं, उनकी संख्या ज्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी। तो कहा जा सकता है कि जब वोटिंग होगी जो उसका परसेंटेज आएगा उसमें अगर बात की जाएगी वोट देने वाले परसेंटेज का और आंकड़े निकाले जाएंगे तो महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट करती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखे। तो आजमगढ़ रामपुर की हम बात करें तो जहां पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन देखना होगा इस उपचुनाव का फायदा किसको मिलता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।